नमस्कार साथियों, अगर आप लोग यूपी टेट का फॉर्म फिल कर दिए हैं या करने वाले हैं, आप लोग यूपी टेट का 2026 पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है और हम लोग 30 क्वेश्चन सीडीपी के करने चल रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ पूरे 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। तो इसके पहले 2022 में यूपी टेट का पेपर हुआ था और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 94 क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था। तो नेक्स्ट 2026 में अभी जो पेपर होने वाला है यूपी टेट का 2, 3, 4 जुलाई को 3 दिन जो ये यूपी टेट का पेपर होगा, उसमें भी ढेर सारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ आप लोग 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो विद्यालय का असहयोग ये अधिगम पठार के कारण नहीं है। जबकि ये प्रेरणा की सीमा ये अधिगम का पठार है, शारीरिक सीमा ये भी अधिगम का पठार है, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। अगर सीमा हो जाएगी तो अधिगम का पठार, जैसे अगर आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो अधिगम का पठार बन जाएगा। ऐसे आप जब कुछ सीख नहीं रहे तो ऐसे अधिगम का पठार बन जाएगा। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप कुछ ग्रो करते चले जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अधिगम का पठार जो है इसको कहते हैं। तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अधिगम को पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगम कर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा आदि। जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन जो है गेट्स एवं अन्य द्वारा दिया गया था। गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो ये बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये यूंग द्वारा किया गया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये उभयमुखी व्यक्तित्व, ये 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनियमित विकास का नियम। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम अनियमित विकास का नियम है। जैसे कि बच्चों में शारीरिक विकास शिशुअवस्था में बहुत तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था में रुक सा जाता है, स्लो होता है विकास, और उसके बाद फिर किशोरावस्था में फिर तेज़ी से विकास होता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारीरिक विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, ये ऑप्शन सही है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी सही है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन जो है हर्लॉक ने दिया। हर्लॉक ने बालक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एवं क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्ति सूची दी है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो ये मैकडूगल ने वर्गीकृत किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो यह कथन किसका है? डम्बिल का। किसका है? डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये डम्बिल के अनुसार है। थॉट से भी यूपी टेट में थॉट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कथन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। जैसे एक लाइन दे देगा और पूछेगा यह कथन किसका है। जैसे इसमें दिया किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है? तो यह डम्बिल के अनुसार यह कथन है, ये डम्बिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो ये तत्परता का नियम, ये मुख्य नियम है। अभ्यास का नियम, ये भी मुख्य नियम है। और प्रभाव का नियम, ये भी जो है मुख्य नियम है। तो ये बहु अनुक्रिया का नियम, ये जो है गौण नियम है, ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है। मुख्य नियम में शामिल नहीं। बहु अनुक्रिया का नियम, ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक ने जो है 3 जो है मुख्य नियम दिए हैं और ये 5 जो है गौण नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण
प्रतिपादित किया? पंजाब विश्वविद्यालय में प्रो एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह स्पीयरमैन ने किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक जिसको जी फैक्टर बोलते हैं तथा विशिष्ट योग्यता कारक यानी जिसको एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये BF स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। सीखने का समग्र सिद्धांत यह हल ने नहीं दिया है। सीखने का समग्र सिद्धांत यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोप्टा द्वारा दिया गया, जबकि हल ने सीखने के प्रबल सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो यह गाल्टन का नाम जो है सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांत की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये कैनन ने की। किसने? कैनन। क्वेश्चन नंबर 17, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दी? तो यह कथन जो है क्रो ने दी। क्वेश्चन नंबर 18, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? यह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कॉल्सनिक का कथन है कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं है तो कहलाती है। तो यह सीखने का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, सीखने का पठार कहलाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या जो है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कर चुके हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो आपका वहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थॉर्नडाइक ने किया। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो ये सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं ये 23। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत के नामों से भी जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूझ सिद्धांत किसने दिया? तो यह कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। पूर्ण कृति का सिद्धांत किसने दिया? समग्र सिद्धांत किसने दिया? तो यह कोहलर ने दिया। तो यह जो है आप लोग जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से जो है इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। और 24, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर साहब ने किया। किसने किया? स्किनर। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर था। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो यह कैटल थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो यह कैटल थे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया? तो यह सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान ब्रेन स्ट्रोमिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से भिन्न है? तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से भिन्न है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम हस्तांतरण का सिद्धांत है। जबकि ड्राइव रिडक्शन
सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन क्लार्क एवं हल ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है तो यह ज्ञान है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये न्यूनतम स्तर जो है ज्ञान है। ज्ञान के बाद फिर ये इससे आगे आता है समझ, फिर उसके बाद अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो ये सबसे टॉप पे मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 30। तो इस प्रकार हम लोगों का 30 क्वेश्चन हम लोग CDP के जो है 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। 30वां ये 30 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। तो यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इस सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है, वो साइकिल चलाना जानता है, अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे। जैसे कोई बच्चा है, वो जो है कोई बच्चा है वो ट्रेन चलाना ये जानता है, अब वो जो है क्या कहते हैं प्लेन चलाना सीखे तो उसको ऊर्ध्वांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पूरा सेशन देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब तक यूपी टेट का पेपर है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।